लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। सबसे पहले बात द गार्जियन में छपे उस लेख की जो बताता है कि बैलेमीना में हाल की नस्लीय हिंसा कोई नई या अलग घटना नहीं है। ये उसी पुराने ब्रिटिश पैटर्न का हिस्सा है जो दशकों से दोहराया जा रहा है। लेखक लांड्रे साफ कहते हैं कि जब भी ब्रिटेन में अप्रवासी आबादी बढ़ती है, कुछ राजनेता डर का माहौल बनाते हैं। मीडिया उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और फिर मौका देकर चरमपंथी गुट हिंसा भड़काते हैं। बैलेमीना में रोमानियाई मूल के 2 किशोरों पर एक स्थानीय लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप क्या सिर्फ एक बहाना था? असली वजह यह है कि वहां हाल में बाहर से आए लोगों की मौजूदगी बढ़ी है और कुछ स्थानीय लोगों को ये नागवार गुजर रही है। ये वही पैटर्न है जो 1919 में वेल्स के टाइगर बे में, 1948 और 1972 में लिवरपूल में, 1981, 2001 और 2011 के दंगों में देखा गया। हर बार गुस्सा प्रवासियों पर उतारा गया, जबकि हिंसा शुरू करने वाले अक्सर वे लोग थे जो खुद कभी ब्रिटेन के उपनिवेशों से आए थे। लेख बताता है ये घटनाएं अचानक नहीं होती। राजनीतिक चूक, मीडिया की भ्रामक कवरेज और फांसीवादी नेताओं की चालें मिलकर इन्हें तैयार करती हैं। लेख का सार यही है, अगर ब्रिटेन को नस्ली हिंसा से वाकई निपटना है तो उसे अपने बीते हुए इतिहास को पहचानना होगा, उसे सीखना होगा और सबसे जरूरी खुद को भ्रम में रखना छोड़ना होगा, वरना बैलेमीना जैसी घटनाएं बार बार दोहराई जाएंगी और हर बार समाज बस देखता रह जाएगा। अब बात वॉशिंगटन पोस्ट के उस संपादकीय की जो कहता है इन प्रवासियों को निशाना बनाना न गलत है न समझदारी। टेक्सास ने 20 साल पहले एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। उसने अपने कॉलेजों में इन स्टेट ट्यूशन की सुविधा उन छात्रों को भी दी जो अवैध रूप से अमेरिका लाए गए थे, जिन्हें ड्रीमर कहा जाता है। इन बच्चों ने अमेरिका में पढ़ाई की, यहीं बड़े हुए और यही इनका घर है। मकसद था ये पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां पाएं और कानूनी तौर पर अमेरिका में रह सकें। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। टेक्सास के अटॉर्नी जनरल और ट्रंप प्रशासन की कोशिश है कि ये सुविधा खत्म कर दी जाए। एक कोर्ट ने भी उस पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसका असर 57,000 छात्रों पर पड़ेगा, जिनकी सालाना फीस $11,000 से बढ़कर $41,000 हो सकती है। संपादकीय साफ कहता है ये नीति भेदभाव नहीं करती। जो नियम टेक्सास के नागरिकों के ऊपर लागू है वही इन बच्चों पर भी है। ये छात्र भी उन राज्यों के स्कूलों में पढ़े हैं, उनके परिवार टैक्स देते हैं, समाज का हिस्सा हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बच्चे यहाँ आने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, उन्हें बस यहीं बड़ा किया गया है। अखबार ये भी याद दिलाता है कि ट्रंप खुद भी ड्रीमर बच्चों के प्रति नरम रवैया दिखा चुके हैं। इसलिए अब वक्त है कानून और नीति ड्रीमर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करे, ना कि दंडित। संदेश साफ है, अगर कोई अमेरिका की मदद कर सकता है तो वो पढ़े लिखे मेहनती ड्रीमर हैं। इनसे फीस बढ़ाकर दूरी बनाना ना तो इंसानियत है ना दूरदर्शिता। अब एक नजर न्यूयॉर्क टाइम्स के उस लेख पर जो आज के हर माता पिता के दिल की बात कहता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक जोनाथन और उनके साथियों ने एक बड़ा सवाल उठाया है, क्या हमने अपने बच्चों को बहुत जल्दी स्मार्टफोन और सोशल मीडिया थमा दिया? ताजा सर्वे कहता है कि हर 3 में से 1 माता पिता मानता है कि उसने अपने बच्चे को जल्दी सोशल मीडिया दे दिया और 5 में से 1 को लगता है कि स्मार्टफोन देने में भी जल्दबाजी हो गई। मगर मजे की बात यह है, कोई ये नहीं कह रहा कि उन्हें ज्यादा इंतजार करना चाहिए था। इस सर्वे से साफ दिखता है कि जिस टेक्नोलॉजी को हमने सुविधा समझकर अपनाया था वही अब बच्चों की मानसिक सेहत पर असर डाल रही है और अब माता पिता खुद कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई। लेकिन लेख यहाँ रुकता नहीं, वो कहता है अब भी वक्त है संभलने का। अगर स्कूल और घर मिलकर तय करें कि बच्चों को टेक्नोलॉजी से कैसे और कितनी दूरी रखनी है तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, क्योंकि खतरा अब और बड़ा है। आज एआई दोस्त, वर्चुअल ट्यूटर और न जाने कैसी कैसी नई तकनीकें बच्चों की दुनिया में घुस रही हैं। अगर अब भी चुप रहे तो कल कोई पछतावा और बड़ा हो सकता है। लेख का सीधा संदेश है, माता पिता को बोलना होगा, कानून बनाने वालों को सुनना होगा, वरना आने वाली पीढ़ी इस डिजिटल दुनिया में अकेली पड़ जाएगी। अब बात बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार की, जिसने अपने ताजा संपादकीय में गंभीर चेतावनी दी है। अखबार ने लिखा है कि कोरोना और डेंगू तो पहले से ही चिंता का कारण बने हुए थे, लेकिन अब चिकनगुनिया के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं।
ये तीनों बीमारियां साथ आकर बांग्लादेश के कमजोर स्वास्थ्य सिस्टम पर तेहरा बोझ डाल रही हैं। फिलहाल चिकनगुनिया ज्यादातर ढाका जैसे शहरों में ही है, लेकिन ईद के दौरान देश भर में हुई भारी आवाजाही से ये बीमारी गांव देहात तक फैल सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षण बहुत मिलते जुलते हैं, जिससे सही इलाज में देरी हो जाती है। सरकारी तैयारी बेहद कमजोर है, न जांच की पर्याप्त सुविधा है, न ही कोई मजबूत निगरानी तंत्र। ऐसे में अखबार ने सरकार को चेताया है, अगर अभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। द डेली स्टार का साफ कहना है, तीनों बीमारियों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो तुरंत देश भर में सर्वे और निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए। जांच और इलाज की सुविधा गांव शहर तक पहुंचाई जाए और लोगों को साफ सफाई और बचाव के बारे में बताया जाना चाहिए। अखबार कहना चाहता है कि सरकार और जनता को पहले से सावधान हो जाना चाहिए, तैयारियां पूरी करनी चाहिए ताकि जब बीमारी फैले तो हालात काबू में रखे जा सकें। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने अपने संपादकीय में एक गंभीर संदेश दिया है। मौका था पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2024-25 के जारी होने का। यानी सरकार हर साल बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, लेकिन डॉन साफ कहता है, इतनी बड़ी रिपोर्ट, इतने आंकड़े और क्लाइमेट चेंज को फिर से हाशिए पर डाल दिया गया। जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान उन देशों में है जो जलवायु संकट से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। 2022 की बाढ़ को ही ले लीजिए तो 30 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान कर गई, लेकिन सरकारी रिपोर्टों में उसका असर कहीं नजर नहीं आता। अखबार कहता है, अब वक्त आ गया है जलवायु को एक पर्यावरण विभाग का मामला नहीं बल्कि आर्थिक नीति का केंद्र समझा जाए। खेती, रोजगार, हेल्थ, टैक्स, हर जगह पूछा जाए कि जलवायु का असर क्या होगा। रिपोर्ट में खेती के उत्पादन में गिरावट को सिर्फ गड़बड़ी बता दिया गया, जबकि हकीकत यह है कि गर्मी, पानी की कमी और मौसम की मार ने फसलें चौपट कर दी। अगर अब भी यही अंदाजा रहा तो आंकड़े तो बनते रहेंगे, लेकिन जमीनी हालात और बिगड़ते जाएंगे। अखबार चेताता है, अगर सरकार की नजर अब भी सिर्फ जीडीपी और ग्रोथ रेट पर टिकी रही और उसने जलवायु को नजरअंदाज किया तो आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ढह सकती है। और आखिर में डॉन का एक बड़ा सुझाव, साल में एक बार रिपोर्ट निकालना काफी नहीं। अगर जलवायु वाकई खतरा है तो सर्वे हर 3 महीने में हो और उसमें मौसम, आपदा और अर्थव्यवस्था को एक साथ रखा जाए। यानी अब वक्त है बदलाव का, वरना वक्त बदल जाएगा और संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब बात द हिंदू की, जिसने अपने संपादकीय में हाल ही में कनाडा में संपन्न हुए G7 शिखर सम्मेलन पर अपना साफ और आलोचनात्मक नजरिया रखा है। सवाल ये है कि क्या भारत को अब भी इस मंच में शामिल होने की जरूरत है? G7 को दुनिया की सबसे ताकतवर और विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह माना जाता है, लेकिन इस बार का सम्मेलन ना तो एकजुट दिखा, ना ही असरदार। रूस यूक्रेन युद्ध हो, गाजा में बमबारी या इजराइल ईरान तनाव, फिर भी G7 कोई ठोस और साझा रुख नहीं ले सका। अमेरिका और ट्रंप ने सबसे ज्यादा भ्रम पैदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि G7 को रूस और चीन को जोड़कर G9 बना देना चाहिए। उन्होंने इजराइल की आलोचना करने से साफ इनकार कर दिया और सम्मेलन बीच में ही छोड़कर चले गए। अब जरा बात भारत की भूमिका पर। प्रधानमंत्री मोदी को सम्मेलन में आखिरी वक्त पर बुलाया गया। भारत को उम्मीद थी कि आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई संयुक्त घोषणा पत्र नहीं आया और भारत के सवाल हाशिए पर ही रहे। हाँ, एक काम जरूर हुआ, भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में कुछ गर्मजोशी लौटी। निज्जर मामले पर तनातनी के बाद दोनों देशों ने फिर से बातचीत शुरू करने का संकेत दिया है, लेकिन कनाडा ने खालिस्तानी गतिविधियों पर अब भी कोई सख्त रुख नहीं दिखाया। अब असली सवाल, क्या ये यात्रा जरूरी थी? प्रधानमंत्री 11,000 किलोमीटर दूर सिर्फ एक आउटरीच सेशन के लिए गए और नतीजा कुछ खास नहीं निकला। ना कोई ठोस नीति, ना भारत के मुद्दों पर चर्चा। द हिंदू कहता है, वक्त है सोचने का। भारत को G7 जैसे मंचों पे अपनी भूमिका का दोबारा आकलन करना चाहिए। अगर ये मंच बार बार भारत के हितों को नजरअंदाज करते रहे तो क्या हमें अपनी विदेश नीति की दिशा बदलने की जरूरत नहीं है? लेट्स माइक आज का अखबार में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast.